अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 6 द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, बट थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में रीड किया कि जो एशियन टाइम में इंडिया जो है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन कैसी थी और किस तरह से जो अदर कंट्रीज़ के लोग थे, पुर्तगीज़ और डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये लोग कैसे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए। ट्रेड मीन्स व्यापार करने के लिए लोग भारत में आए थे और धीरे धीरे कैसे इन्होंने अपनी पावर को और ज़्यादा पावरफुल किया और यहीं पर रह गए। जो ये कंट्रीज़ थी, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो ब्रिटिशर थे। इन्होंने जो है अदर कंट्रीज़ को वापस उनकी कंट्री भेज दिया और इंडिया पर इन्होंने धीरे धीरे अपना रूल जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इन्होंने जो है अपनी कंट्री की क्वीन एलिजाबेथ से जो है ट्रेड करने की परमिशन ली और उस परमिशन के साथ ये इंडिया में एंटर हुए और इंडिया में इन्होंने कंपनी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे इन्होंने कंपनी को और ज़्यादा बढ़ाया और अलग अलग जगह पर यहाँ के जो किंग है उनसे परमिशन लेके उसको अपनी पावर को जो है इंक्रीज़ किया। जैसे मद्रास, जो चेन्नई है उसको पहले मद्रास कहा जाता था, कलकत्ता यानी कि कोलकाता, बॉम्बे यानी मुंबई, इन सब में इन्होंने अपनी जो है वहाँ पर पावर को स्ट्रॉन्ग किया। इसके बाद जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश का बंगाल में किस तरह से उन्होंने क्या किया है, कैसे, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। बंगाल में जो है उस समय एक नवाब थे, नवाब सिराजुल दौला। इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को जब इन्होंने देखा कि वो कैसे अपनी पावर को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको वार्न किया, उनको कहा कि भाई आप जो है अपनी जो भी है फोर्ट वगैरह ये सब जो है कोलकाता से आप उनको रिमूव कर लीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है उसके जो उनका प्रपोज़ल था उसको रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ मीन्स मना कर दिया और डिक्लेयर किए एक वॉर अगेंस्ट हिम। और जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट एक वॉर को उन्होंने जो है डिक्लेयर किया, यानी उसकी घोषणा की। और इसी के साथ 1757 में प्लासी एक जगह है, वहाँ पर बैटल यानी कि वहाँ पर एक लड़ाई हुई जिसको हम प्लासी बैटल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे वो मोर पावरफुल होते गए और उनका जो इंडिया पर रूल करने की एक पॉलिसी थी वो थी डिवाइड एंड रूल। क्या थी? डिवाइड एंड रूल। लोगों को आपस में बांट दो और उन पर राज करो। किसी भी तरह से उनको बांटना, उनकी पावर को लेकर, उनके पैसे को लेकर कि कोई लोग गरीब है, अमीर है, जाति या रंग के हिसाब से जो भी उनको दिखता था उनके अकॉर्डिंगली वो लोगों को आपस में डिवाइड कर देते थे, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और फिर उन पर राज करते थे। तो ये जो एक पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशर्स की एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी जिसके थ्रू उन्होंने इंडिया पर काफ़ी टाइम तक रूल किया। और जो हमारे यहाँ के किंग्स थे उनको जो है ये अपना पपेट बना के रखते थे, यानी कि जैसे ये लोग चाहते थे वैसे ही वो राजा वर्क करते थे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है वो इंडिया में किस तरह से लोगों के साथ इनजस्टिस यानी कि अन्याय कर रहे थे। तो उन्होंने
जो गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिकली बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस जो है वो फार्मर्स पर लगाया और लोगों पर भी ज़्यादा टैक्स लगाया। नंबर 2, जो ब्रिटिशर्स है वो फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि वो जो है इंडिगो या मीन्स नील, उसकी जो है खेती करे और इसका उन पर प्रेशर डाल रहे थे। जबकि किसान जो है उसको उगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंडिगो से जो है जो उनकी ज़मीन है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो फार्मर्स थे वो चाहते थे कि वो फूड्स की जो है क्रॉप को उगाए, लेकिन वो प्रेशर डालते थे कि आप इंडिगो उगाइए। तो इस तरह से वो फार्मर्स के साथ अन्याय कर रहे थे। नंबर 3, कॉटन इंडस्ट्री। जो कॉटन इंडस्ट्री थी वहाँ पर भी वो लोग अन्याय कर रहे थे। किस तरह से? वो क्या करते थे कि इंडिया से कॉटन को कलेक्ट किया, जो रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट किया, उसके बाद उसको लेकर वो कहाँ गए? वापस इंग्लैंड गए। इंडिया में उन्होंने लो प्राइस पर यानी कि सस्ते दामों पर उन्होंने कॉटन को ख़रीदा। उसके बाद वो उसको लेकर इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जाने के बाद वहाँ पर उन्होंने जो है उनके कपड़े बनाए, अलग अलग डिज़ाइन किया, जैसे भी उन्होंने उसके कपड़े बनाए और उन कपड़ों को लेकर वो फिर से शिप में वापस इंडिया आ गए, बैक टू इंडिया। फिर उन्होंने क्या किया? उन कपड़ों को, जो कॉटन क्लॉथ थे, उनको इंडिया में आकर हाई प्राइस पर बेचा। समझ रहे हैं आप? इंडिया से ही उन्होंने कॉटन खरीदी, उसको लेकर वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में ले जाकर उन्होंने उसके कपड़े बनाए। कपड़े बनाने के बाद वापस वो उनको इंडिया लेकर आए और इंडिया में आने के बाद उनको हाई प्राइस पर बेच दिया। इससे जो है, और साथ ही जो इंडियंस थे उनको जो है कॉटन इंडस्ट्री या जो मिल है या फैक्ट्रीज़ है उनको इस्टेब्लिश करने की भी परमिशन नहीं थी। तो इस तरह से वो इंडियंस के साथ जो है बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे थे। ऐसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया के और भी जो रिसोर्सेज हैं उनका भी बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट्स है वो खुद ले रहे थे, बजाय कि इंडिया के लोगों को लेने के। उनको उनका कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता था। नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था कि जो भी लॉ या रूल्स बनाए जा रहे थे वो ब्रिटिश जो है अपने अकॉर्डिंग बनाते थे, कि कुछ इस तरह से रूल को बनाया कि जो भी राज्य है, स्टेट है, वो उनमें इंक्लूड हो जाए। जैसे कि इफ़ अ किंग डाई विदाउट अ मेल चाइल्ड हिज किंगडम वुड बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। अगर कोई राजा जो है मेल चाइल्ड यानी कि पुत्र के बिना मर गया तो उसकी जो टेरिटरी है, जो उसका स्टेट है, वो ब्रिटिश टेरिटरी में मिला लिया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको झांसी का दिया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि इन सब जो हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहे थे, इनके बाद जो इंडियंस है उन्होंने 1857 में एक रिवोल्ट किया और वो रिवोल्ट जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया। ये जो रिवोल्ट था ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये इंडिया के अपर इंडिया में यानी कि नॉर्थ इंडिया में फैल गया। अब आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट के क्या असर हुआ, क्या उसका प्रभाव पड़ा। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट अ बिग सक्सेस। जो 1857 का रिवोल्ट था उसकी हमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। इट वाज suppressed by the British and the rule of the East India Company come to an end. इसको जो है, जो रिवोल्ट किया, इसको जो है ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है दबा दिया गया और इसको वहीं पर ख़त्म कर दिया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी और कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ले लिया गया और वो
ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया गया, यानी कि इसके बाद इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगी। क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेमेटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और जो क्वीन विक्टोरिया है उनको इंडिया की रानी, महारानी जो है उनको घोषित कर दिया गया। अ गवर्नर जनरल ऑल्सो कॉल्ड इट द वायसराय। जो गवर्नर जनरल थी, एक पोस्ट होती है गवर्नर जनरल, उसको जो है वायसराय के नाम से भी जाना जाने लगा। वाज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया, और उनको जो है अपॉइंट किया जाता था, नियुक्त किया जाता था इंडिया पर रूल करने के लिए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया मीन्स भारत के इतिहास में जो 1857 का ये रिवोल्ट है वो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में माना जाता है या उसको मार्क किया गया है। इट काइंडेड अ फ्लेम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो द इंडियंस, द फ्लेम ऑफ फ्रीडम बिकम ब्राइटर एंड ब्राइटर विद द passes of time and ultimately the dreams come true in 1947। और जो ये 1857 के रिवोल्ट ने जो लोगों में इंडिपेंडेंस की एक ज्योति जो जगाई थी, वो धीरे धीरे जो है टाइम के साथ साथ लोगों में पास होती गई, और जब तक हमें इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी नहीं मिली 1947 तक, ये जो है तेज और तेज जो है ये जलती गई लोगों के मन में। फाइनली 1947 में इंडिया को जो है फ्रीडम यानी कि आज़ादी मिल गई थी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, जो हमारे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे इस ब्लू बॉक्स में कवर किए गए हैं, तो आप इसको रीड करेंगे। साथ ही जिन पॉइंट्स को मैंने मार्क किया है उन्हें आप लर्न करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। आप जो बुक वर्क है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।